Welcome to the Best Academy of Science Nagpur. In previous video we have started unit number 3 of organic chemistry and whose first lesson we have started and lesson name was proteins and nucleic acid और वहाँ पर प्रोटीन्स जिन बेसिक यूनिट से बना हुआ है जो जिसे आप लोग अल्फ़ा अमाइनो एसिड कहते हो, तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में वीडियो नंबर 1 में बताया कि अमाइनो एसिड क्या है, अमाइनो एसिड कितने प्रकार के हो सकते हैं। सो अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़े थे हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में और वहाँ पर मैंने आपको क्लासिफिकेशन किया था अमाइनो एसिड का ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू COOH। उसके बाद में वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ दैट अल्फा अमाइनो एसिड आर क्लासिफाइड इनटू अल्फा अमाइनो एसिड, बीटा अमाइनो एसिड, गामा अमाइनो एसिड, डेल्टा अमाइनो एसिड एंड सो ऑन। लेकिन हमारा इंटरेस्ट है अल्फा अमाइनो एसिड में और अल्फा अमाइनो एसिड में इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि जितने भी प्रोटीन्स होते हैं ये अल्फा अमाइनो एसिड के बने होते हैं, इसीलिए। उसके बाद में हम लोग आए ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट हम लोगों ने दो प्रकार के अमाइनो एसिड पढ़े, एक को नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड कहे और दूसरे को इसेंशियल अमाइनो एसिड। उसके बाद मैंने अल्फ़ा अमाइनो एसिड का फिर से क्लासिफिकेशन किया और ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, सो कुछ अल्फ़ा अमाइनो एसिड मुझे न्यूट्रल नेचर के दिखे जहाँ पर एक अमाइनो ग्रुप और एक ही COOH ग्रुप, दूसरे एसिडिक अमाइनो ग्रुप दिखे जहाँ पर एक COOH ज़्यादा था और तीसरे बेसिक अमाइनो ग्रुप दिखे जिसमें एक अमाइनो ग्रुप एडिशनल था। अब हम लोग चल रहे हैं एक अनादर टॉपिक उसी लेसन का और जो एग्जाम में 2.5 मार्क के लिए जनरली रहता है एंड दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली आस्क फॉर 2.5 मार्क। सो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है। प्रीवियस वीडियो में हमने अलग अलग प्रकार के अमाइनो एसिड पढ़े और अमाइनो एसिड की अगर बात करते हैं तो अमाइनो एसिड आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग वन अमाइनो ग्रुप एंड कंटेनिंग वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मतलब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसे दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लोगों ने कहते हैं अमाइनो एसिड। और मैं अल्फा अमाइनो एसिड कंसिडर कर रहा हूँ और उसका रिप्रेजेंटेशन था CRH और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं NH2। तो ये था आपका अल्फा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। सो कंसिडर अल्फा अमाइनो एसिड हैविंग वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड वन अमाइनो ग्रुप। सो दीज अमाइनो ग्रुप वाज बेसिक इन नेचर क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और लोन पेयर है तो दूसरे के पास का प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। सो अमाइनो ग्रुप बेसिक नेचर का और वैसे ही हम लोग COOH ग्रुप की अगर बात करते हैं तो रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन की वजह से COOH ग्रुप अपने पास का H+ डोनेट कर सकता है, मतलब ये एसिडिक ग्रुप होता है। मतलब ऐसे दो ग्रुप प्रेजेंट है, एक एसिडिक ग्रुप एक बेसिक ग्रुप। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अमाइनो एसिड जो होते हैं उन अमाइनो एसिड में ऐसे NH2 ग्रुप फ्री रहता है क्या, COOH ग्रुप ऐसे ही फ्री रहता है क्या? तो मेरा आंसर रहेगा नो। अमाइनो ग्रुप और COOH ग्रुप ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते जैसे आपने हमको इस स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करके दिए हो। तो अभी हम लोग कहेंगे कि कैसे एग्जिस्ट करते हैं फिर। सो अमाइनो एसिड के तरफ अगर गौर से देख रहे हो, सो दीज नाइट्रोजन हैव लोन पेयर and these COOH can donate their proton and these NH2 can accept proton। एक प्रोटॉन देने के लिए तैयार है, दूसरा प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। और अब आप लोगों का जब प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, सो प्रोटॉन ट्रांसफर के बाद में कैसे पिक्चर दिखेगा। सो COOH ने अपना H+ डोनेट किया, COO के ऊपर निगेटिव चार्ज, ये कार्बन RH और यहाँ पर NH2 और नाइट्रोजन की लोन पेयर उस H+ के साथ में बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन ने लोन पेयर खो दिया है, सो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। सर ये
पॉजिटिव चार्ज भी है एक ही मॉलिक्यूल में, निगेटिव चार्ज भी है, तो इसको मैं कहूंगा डाइपोलर मॉलिक्यूल। सर ये तो एसिड बेस की रिएक्शन हुई, एसिड H+ डोनेट करता है, बेस H+ एक्सेप्ट करता है और सॉल्ट बनाता है। यहां पर भी वैसे ही हो रहा है, एसिड H+ डोनेट कर रहा है, बेसिक ग्रुप H+ एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहां पर भी वैसे ही सॉल्ट बन रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर ही, इसलिए उसे कहा जाता है इंटरनल सॉल्ट। और इस इंटरनल का मतलब ही होता है, इंटरनल सॉल्ट का ही मतलब होता है ज्विटर आयन। तो ज्विटर आयन क्या है सर? ज्विटर आयन ये एक डाइपोलर मॉलिक्यूल है जिसमें एक निगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है, जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है। तो आप कहोगे सर ये चार्ज्ड बॉडी है, डाइपोलर बॉडी है, डाइपोलर मॉलिक्यूल है, बट रिमेंबर दैट ओवरऑल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल इज 0। ओवरऑल चार्ज अगर देखोगे तो प्लस माइनस एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेगा, एंड द ओवरऑल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल इज 0। तो सर ये मुझे न्यूट्रल टाइप का दिख रहा है, एक एसिडिक ग्रुप, एक बेसिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप ने H+ डोनेट किया, बेसिक ग्रुप ने H+ एक्सेप्ट किया। ऐसे प्रोटॉन ट्रांसफर के बाद एक डाइपोलर मॉलिक्यूल बना, सॉल्ट बनता है एसिड बेस की रिएक्शन की मदद से, लेकिन ये एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, इसलिए इंटरनल सॉल्ट ज्विटर आयन कहते हैं। ज्विटर आयन मतलब ऐसी स्पेसीज जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, बट द ओवरऑल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल इज 0। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। इसका मतलब ऐसा कि अमाइनो एसिड में कोई फ्री NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं, नो फ्री NH2 एंड नो फ्री COOH। अमाइनो ग्रुप भी फ्री नहीं है, COOH भी ग्रुप फ्री नहीं है सर। सो अमाइनो एसिड डू नॉट कंटेन फ्री अमाइनो ग्रुप और फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ such type of dipolar molecule, such type of Zwitter ion, where one negative charge and one positive charge is there, but the overall charge on the molecule is 0। so कहने का मतलब ऐसा है कि अमाइनो एसिड में ना फ्री अमाइनो ग्रुप होता है, ना फ्री COOH ग्रुप होता है। अमाइनो एसिड ऐसे ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो सर इसके लिए कुछ प्रूफ्स देने पड़ेंगे, एविडेंसेस देने पड़ेंगे। सो एविडेंसेस क्या क्या है, क्या क्या प्रूफ है जो कंफर्म करते हैं कि अमाइनो एसिड में ऐसा फ्री अमाइनो ग्रुप भी नहीं, ऐसा फ्री COOH भी नहीं। अमाइनो एसिड ये ऐसे डाइपोलर मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो उसके प्रूफ्स है क्या हमारे पास में? तो हम चल रहे हैं एविडेंसेस के तरफ। सो पहला एविडेंस कहता है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आप लोगों ने सुने होंगे। सर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी वेयर मॉलिक्यूल इज इरेडिएटेड विद द IR रेडिएशन। और IR रेडिएशन इरेडिएट करने के बाद वो मॉलिक्यूल उस IR रेडिएशन के साथ में इंटरैक्ट करता है और आप लोगों को ग्राफ देता है, स्पेक्ट्रा देता है, जिसमें आपको मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहने वाले ऐसे फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन मिलती है। सो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी विच इज रिलेटेड टू the determination of functional group present in the given unknown molecule। so IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के पास में जब गया मैं, तो यदि हमारा मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड ऐसे रहता है तो इसमें फ्री अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, फ्री COOH ग्रुप प्रेजेंट है। तो अमाइनो ग्रुप के लिए कुछ एब्जॉर्प्शन बैंड होता है। अमाइनो ग्रुप उतनी ही फ्रीक्वेंसी की IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा।
और उतनी ही फ्रीक्वेंसी की आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद आपको एब्जॉर्प्शन बैंड मिलेगा। COOH ग्रुप ये भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद आईआर स्पेक्ट्रा देगा, एब्जॉर्प्शन बैंड देगा। तो हर फंक्शनल ग्रुप की आईआर रेडिएशन की एब्जॉर्ब होने वाली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग अलग है, मतलब हर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग एब्जॉर्प्शन बैंड देता है। तो यहां पर भी ऐसे ही होना चाहिए था। जब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के पास में गए, सो मॉलिक्यूल शुड गिव द एब्जॉर्प्शन बैंड फॉर अमाइनो ग्रुप, द एब्जॉर्प्शन बैंड फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बट आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसा कोई एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता ही नहीं। सो नो एब्जॉर्प्शन बैंड is obtained, no absorption band is obtained in IR spectroscopy। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहने वाले फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन देता है। सो यहां पर ऐसा कोई एब्जॉर्प्शन बैंड मुझे मिल ही नहीं रहा। पहला डाउट यहां पर क्रिएट हुआ कि नहीं यार, अमाइनो एसिड ऐसे फ्री NH2 और COOH के फॉर्म में नहीं रहता होगा। दूसरे के पास में गए और दूसरा लिमिटेशन मुझे ऐसे दिखा कि सर ये जो अमाइनो एसिड है ये मुझे इनसॉल्युबल दिखता है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल दिखता है। सर ये तो खुद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहिए। अब ये मॉलिक्यूल इनसॉल्युबल दिखता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, बट सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट वाटर, पोलर सॉल्वेंट वाटर। सर पानी में बड़ी आसानी से डिसॉल्व होते हुए दिखा, पानी में बड़ी आसानी से डिसॉल्व होता हुआ दिखाई देना ये इंडिकेट करता है कि हमारा मॉलिक्यूल भी पोलर रहता होगा। मतलब पोलर मॉलिक्यूल डाइपोलर मॉलिक्यूल को इंडिकेट करता है सोलुबिलिटी टेस्ट। सो अमाइनो एसिड आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पोलर मॉलिक्यूल और डाइपोलर मॉलिक्यूल। तो ये सेकेंड पॉइंट कहीं तो भी इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो अमाइनो एसिड है इसे डाइपोलर मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तीसरे एविडेंसेस के तरफ जब मैं गया तो मुझे ये कंपाउंड नॉन वोलेटाइल दिखा। नॉन वोलेटाइल का मतलब सर इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई। अगर आप लोग इसमें अमाइनो ग्रुप की अगर तरफ चलते हो, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट रहने वाले कंपाउंड को अमाइंस कहते हैं आप लोग, COH प्रेजेंट रहने वाले कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हो। और ध्यान रखना इतने ही मॉलिक्यूलर वेट के अमाइंस जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में दिखते हैं, इतने ही मॉलिक्यूलर वेट के कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। लेकिन सर यहाँ पर जब हमने अमाइनो एसिड को देखे तो अमाइनो एसिड मुझे लिक्विड स्टेट में नहीं तो सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में दिखते हैं। सर सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में दिखना मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये हाई दिखना। सर अमाइनो एसिड का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 200 डिग्री सेल्सियस के पास में होता है। और सर इतना ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है ये क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड का रह सकता है। लगभग 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसका मेल्टिंग पॉइंट है। सो दिस हाई वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट्स द क्रिस्टलाइन आयोनिक कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल। क्योंकि फ्री अमाइनो ग्रुप रहता तो मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में रहता, फ्री COOH रहने वाले कंपाउंड भी लिक्विड स्टेट में दिखते हैं इतने ही मॉलिक्यूलर वेट के। लेकिन सर यहाँ तो
ये ना अमाइन की तरह लिक्विड स्टेट में दिख रहा है, ना कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह लिक्विड स्टेट में दिख रहा है, वो तो सॉलिड स्टेट में दिख रहा है। सॉलिड स्टेट में बॉन्ड ज्यादा मजबूत होते हैं, आयोनिक बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड के फॉर्म में दिखना, हाई मॉलिक्यूलर वेट वैक्यूम, हाई मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू दिखना, सर दिस इज अनलाइक अमाइंस एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कहीं तो भी ये तीसरा पॉइंट मुझे लेकर चल रहा है कि अमाइनो एसिड ऐसे फॉर्म में नहीं रहता है। ऐसे फॉर्म में रहता तो अमाइंस की तरह उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम रहता। ऐसे फॉर्म में रहता तो कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम रहता। बट ये तो कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखा रहा है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू दिख रही है। सो इट इंडिकेट्स सम आयोनिक कैरेक्टर इन द मॉलिक्यूल। ये तीसरा एविडेंसेस। चौथे एविडेंसेस के तरफ चलता हूं तो उनके Ka वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb, सर ये दोनों की वैल्यू की अगर तरफ चलता हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब, सर यहां पर मैं जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा हूं पॉइंट। सो देयर डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू। अब ये जो कंपाउंड है, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है मतलब बेसिक नेचर, एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है मतलब एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर है तो उसके लिए उसके कुछ ना कुछ डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, बेसिक ग्रुप है तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। और ये प्रोटॉन डोनेट एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है, मतलब उसकी Ka और Kb वैल्यू है, ये मुझे लो दिखती है एंड दोनों की वैल्यू लगभग सेम दिखती है। सो द डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka एंड Kb फॉर अमाइनो एसिड इज वेरी लो एंड nearly same. It indicates the molecule does not possess such type of free amino and free COOH. COH प्रेजेंट रहता तो Ka की वैल्यू ज्यादा रहती, NH2 फ्री रहता तो Kb की वैल्यू भी ज्यादा रहती। लेकिन सर यहाँ K और Kb की वैल्यू ये बहुत कम दिखना, ये इंडिकेट करता है कि मॉलिक्यूल में ऐसे फ्री COOH प्रेजेंट नहीं रहते होंगे, मॉलिक्यूल में ऐसे फ्री अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट नहीं रहते होंगे। ये इंडिकेट करता है चौथा एविडेंस। उसके बाद में हम लोग उसके डायपोल मोमेंट के तरफ अगर चलते हैं, डायपोल मोमेंट। सो डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, dipole moment of molecule is found to be high। पोलैरिटी को मेजर करते, पोलैरिटी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का डार्कनेस कितना है, पोलैरिटी को मेजर करने के लिए डायपोल मोमेंट नाम की टर्म होती है। और ये डायपोल मोमेंट की वैल्यू ये एक्सेप्शनली हाई दिखना, ये इंडिकेट करता है आयोनिक नेचर को, इंडिकेट करता है ऐसे डाइपोलर नेचर को। सो ये पांचवें पॉइंट में आप लोग लिख सकते हो। एंड दस ऑल अमाइनो एसिड एग्जिस्ट लार्जली इन डाइपोलर आयोनिक फॉर्म। और ये जो 5 एविडेंसेस है, ये कहीं तो भी कंफर्म करा रहे हैं कि हमारे अमाइनो एसिड जो है वो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे डाइपोलर आयोनिक फॉर्म में, इंटरनल सॉल्ट के फॉर्म में, ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ये उसके कुछ मैंने एविडेंसेस को एक्सप्लेन किया। नाउ आई हैव टू मूव टुवर्ड्स अनदर टॉपिक रिलेटेड टू द सेम लेसन, एंड दैट इज स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड या सिंपली अमाइनो एसिड। हमारा इंटरेस्ट अल्फा अमाइनो एसिड में ही है, क्योंकि प्रोटीन जिनसे बने हुए हैं वो अल्फा अमाइनो एसिड है, इसलिए हमारा इंटरेस्ट भी सिर्फ अल्फा अमाइनो एसिड में रहेगा। सो अब हम लोग चल रहे हैं स्टेरियोकेमिस्ट्री के तरफ। सो
Sir, this is the branch of chemistry where we deal with the spatial arrangement of atoms around the central atom. कोई मॉलिक्यूल में एक सेंट्रल एटम होता है और उस सेंट्रल एटम को लगे हुए कुछ एटम्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं. सो उस सेंट्रल एटम के अराउंड में उन एटम्स या ग्रुप्स का ओरिएंटेशन कैसा होता है, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट कैसा होता है. सो दैट वी डिस्कस्ड इन स्टेरियोकेमिस्ट्री. सो स्टेरियोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of the spatial arrangement of atoms around the central atom and the effect of that spatial arrangement of atoms on the properties of molecule that deals with the stereochemistry. So stereochemistry के तरफ अगर चलता हूँ, so आप लोग सभी अगर आप अमाइनो एसिड को अगर देखते हो तो अमाइनो एसिड का जनरल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से था. यहां पर आपने NH2 लिखे फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आपने COOH लिखे फॉर एग्जाम्पल, यहां पर लिखे आपने R, यहां पर लिखे H. ठीक है, हम लोगों ने ये R के जगह पर ना हम लोगों ने अलग अलग एटम्स लगाए थे. H लगाए थे. H जब लगाए थे तो ये बना था NH2 CCOOH, ये H, और यहां पर H जब लगाए थे तो ये बन गया था पहला अमाइनो एसिड जिसका नाम था ग्लाइसिन. सर CS3 अगर लगाते थे आप NH2 CCOOH H और CS3 लगाते हो तो आप इसको एलेनिन कहते थे. तो ये R के जगह पर आप अलग अलग ग्रुप लगाते थे और आपको ऐसे ढेर सारे अमाइनो एसिड मिलते थे. उसमें से 20 अमाइनो एसिड प्रोटीनिशियस है जो प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो इन अमाइनो एसिड का स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या है? वो D कॉन्फ़िगरेशन से बिलोंग करते हैं या L कॉन्फ़िगरेशन से बिलोंग करते हैं? सर, प्लेन पोलराइज लाइट जब अमाइनो एसिड से पास करोगे तो प्लेन पोलराइज लाइट राइट हैंड साइड में रोटेट होगी या लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट होगी? सो दैट वी हैव टू डील इन दिस टॉपिक. एग्जाम में कोई आपको पूछेगा नहीं, 100% कोई आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं कि एक्सप्लेन द स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ अमाइनो एसिड, लेकिन पता हो तो ये सर एक बन गया हमारा सपोज टू बी ग्लाइसिन, ये बन गया सर एलेनिन. ऐसे 20 के 20 अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. सो सर अब अगर आप लोग देखोगे ग्लाइसिन की तरफ देखो, ग्लाइसिन में ये रहा आपका कार्बन सेंट्रल एटम और ये जो सेंट्रल एटम है इसको लगा है एक H, COOH, NH2, CS3. सर कार्बन से लगे हुए चारों एटम या चारों ग्रुप डिफरेंट है. इसका मतलब ये कार्बन असिमेट्रिक कार्बन एटम है. सर ऐसे हर अमाइनो एसिड में असिमेट्रिक कार्बन एटम होता है सिवाय ग्लाइसिन के, क्योंकि ग्लाइसिन पर लगे हुए ये जो दो एटम्स है ये सेम है. व्हेन the carbon atom attached with 4 different atoms or 4 different groups, then that carbon is called as asymmetric carbon and such type of molecules are called as chiral molecules. So सभी के सभी अमाइनो एसिड, all amino acid have at least कम से कम at least one asymmetric carbon. asymmetric carbon सिर्फ ग्लाइसिन को अगर छोड़ दिए तो एक्सेप्ट ग्लाइसिन में असिमेट्रिक कार्बन नहीं, बाकी सभी अल्फा अमाइनो एसिड में ऐसे असिमेट्रिक कार्बन एटम दिखता है. और असिमेट्रिक कार्बन एटम यदि दिखता है तो डेफिनेटली सर कि अमाइनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव रहते होंगे. ऑप्टिकली एक्टिव तो आप लोग BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो कि ऑप्टिकल एक्टिव मतलब यदि हमारा कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट जब पास करोगे तो प्लेन पोलराइज लाइट के डायरेक्शन को एक तो राइट हैंड साइड में रोटेट करेगा, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड में. यदि हमारे कंपाउंड ने प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट किया तो आप कहते हो डेक्स्ट्रो आइसोमर. यदि आपके
मॉलिक्यूल ने प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट किया? आप कहते थे लियो आइसोमर। तो सर वो जो कंपाउंड है जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी रखता है उसको आप ऑप्टिकली एक्टिव कहते हो। वन आइसोमर इज डेक्स्ट्रो एंड अनदर आइसोमर इज लियो एंड बोथ आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, जो एक दूसरे के ऊपर हुबेहुब फिट नहीं होते, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड दीज टू मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज इनांशियोमर्स। डेक्स्ट्रो और लियो की जोड़ी को हम इनांशियोमर्स कहते हैं। तो एक चीज तय हो गई कि ऑल द अमाइनो एसिड कंटेन एटलीस्ट वन असिमेट्रिक कार्बन एटम except glycine, and thus we can say that with the exception of glycine all the amino acids are optically active. It means they can rotate plane polarized light. Plane polarized light का मतलब होता है the light whose vibration takes place only in one direction which is perpendicular to the propagation of डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मतलब जब लाइट ट्रैवल होती है तो ट्रैवल होते समय ऐसे वाइब्रेट हो सकती है, ऐसे वाइब्रेट हो सकती है, ऐसे वाइब्रेट हो सकती है, ऐसे वाइब्रेट हो सकती है। ऑर्डिनरी लाइट वाइब्रेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। लेकिन जब ऑर्डिनरी लाइट को स्पेशल आप निकोल प्रिज्म से जब पास करते हो जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, तो प्लेन पोलराइज लाइट अब जब ट्रैवल करेगी तो ट्रैवल करते समय वो सिर्फ ऐसे वाइब्रेट करेगी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इट विल वाइब्रेट ओनली इन वन प्लेन एंड दैट इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो दे कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दे कैन रोटेट द डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वन फॉर्म इज अ डेक्स्ट्रो, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी रखता है राइट हैंड साइड में, उसको डेक्स्ट्रो आइसोमर कहोगे। एंड अदर फॉर्म इज लियो, और ये लियो को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेक्स्ट्रो को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब कभी हम लोग एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो सर डीएल कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, और डीएल कॉन्फ़िगरेशन में हमारा जो रेफरेंस कंपाउंड होता है, रेफरेंस कंपाउंड ये ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है। आरएस नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ना, मुझे डीएल नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करना है। सो ड्यूरिंग स्टडिंग डीएल कॉन्फ़िगरेशन रेफरेंस कंपाउंड इज डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड नाम का एक कंपाउंड हम लोग यूज करते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड रेफरेंस कंपाउंड के तौर पर। और इस डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में OH, राइट हैंड साइड में H, ऊपर वैसे ही C डबल बॉन्ड OH और नीचे वैसे ही CH2OH। सर ये जो कार्बन है, ये कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में लगा है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम वाला OH। कार्बन इज अटैच्ड विथ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम OH। सो लेफ्ट हैंड साइड में OH और राइट हैंड साइड में H। ऐसा जब कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो उसको डिग्लिसरॉल्डिहाइड कहा जाता है। जबकि आप इसको इन्वर्ट कर दोगे, उल्टा कर दोगे, तो अब बनेगा C डबल बॉन्ड OH CH2OH। अब लेफ्ट हैंड साइड में H, राइट हैंड साइड में OH, तो ये बन जाता है सर हमारा L ग्लिसरॉल्डिहाइड। सो DL कॉन्फ़िगरेशन तो ये रहेगा D ग्लिसरॉल्डिहाइड, और इसे हम लोग कहेंगे L ग्लिसरॉल्डिहाइड। अभी यदि हमारे कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन डिग्लिसरॉल्डिहाइड की तरह है तो हम कहेंगे डी फॉर्म से बिलोंग करता है हमारा मॉलिक्यूल, और यदि हमारे कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच होता है जहां पर OH राइट हैंड साइड में, H लेफ्ट हैंड साइड में, तो ऐसे केसेस में हम लोग कहेंगे कि सर ये डिग्लिसरॉल नहीं, OH लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको हम लोग एल ग्लिसरॉल्डिहाइड कहते हैं,
और OH राइट हैंड साइड में उसको हम लोग कहते हैं डिग्लिसराल्डिहाइड। सो OH लेफ्ट हैंड साइड में और H राइट हैंड साइड में, तो ऐसे केसेस में आप उसको L ग्लिसराल्डिहाइड कहोगे, और H लेफ्ट हैंड साइड OH राइट हैंड साइड तो आप उसको कहोगे डिग्लिसराल्डिहाइड। हमारे जो अमाइनो एसिड है ये भी वैसे ही दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। हमारे अमाइनो एसिड भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, NH2 लेफ्ट हैंड साइड में, H राइट हैंड साइड में, और वैसे ही अब उसको लगा हुआ है कौन, COOH, और यहाँ पर R। सर लेफ्ट हैंड साइड में है NH2, राइट हैंड साइड में है H, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। सो सर ये इसका कॉन्फ़िगरेशन तो L ग्लिसराल्डिहाइड के तरह है, तो इसे कहेंगे हम लोग L सीरीज का अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड। यदि सर ये कॉन्फ़िगरेशन उल्टा कर दोगे, CrCOOH और यहाँ पर लगा दोगे H, यहाँ लगा दोगे NH2, तो ये बन जाएगा आपका D सीरीज का अमाइनो एसिड। तो अब सवाल ये है कि सर अमाइनो एसिड ये D सीरीज से बिलोंग करते हैं या L सीरीज से बिलोंग करते हैं, तो मैं कहूँगा ऑल अमाइनो एसिड, ऑल अल्फा अमाइनो एसिड एग्जिस्ट in the form of L series, or all amino acid have the configuration same to the configuration of L glyceraldehyde, where NH2 is present on left hand side, H is present on right hand side। सभी के सभी अल्फा अमाइनो एसिड आप लोगों को ये L ग्लिसराल्डिहाइड की तरह कॉन्फ़िगरेशन दिखने वाले दिखते हैं। और अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ अमाइनो एसिड है जो D सीरीज की तरह भी दिखते हैं। अगर कुछ बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को अगर देखते हो, कुछ बैक्टीरिया है उसके सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहने वाला जो अमाइनो एसिड है वो D सीरीज से भी बिलोंग करता है। उसके बाद में कुछ एंटीबायोटिक्स होती है, पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स। पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स में भी आप लोगों को अमाइनो एसिड D सीरीज में दिखते हैं, बट ऑल द नेचुरली ऑकरिंग अमाइनो एसिड दैट रिसेंबल्स विद द कॉन्फ़िगरेशन of L glyceraldehyde, and this is about the stereochemistry। so जो आपको एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं लेकिन पता हो कि DL क्या होता है, तो इन शॉर्ट मैंने आप लोगों को बताया। नाउ हमें चल रहा होगा एक फिर से 2.5 मार्क के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दैट इज एम्पोटेरिक नेचर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। अगर मैं सिर्फ अमाइनो एसिड कह रहा हूं तो डेफिनेटली यू आर टॉकिंग अबाउट अल्फा अमाइनो एसिड, क्योंकि अल्फा अमाइनो एसिड का ही हमें काम पड़ने वाला है। सो हमारा टॉपिक अभी है 2.5 मार्क के लिए, एंड दैट इज एम्पोटेरिक नेचर ऑफ अमाइनो एसिड। तो आप लोगों को पता है कि कोई केमिकल कंपाउंड जब लेते हो आप लोग, तो उस केमिकल कंपाउंड का नेचर क्या क्या रह सकता है। केमिकल कंपाउंड का नेचर एसिडिक रह सकता है। एसिडिक का मतलब टेंडेंसी टू डोनेट देयर प्रोटॉन। कुछ कंपाउंड का नेचर बेसिक रह सकता है। बेसिक नेचर मतलब टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन H+। सर प्रोटॉन डोनेट भी नहीं करते, एक्सेप्ट भी नहीं करते, न्यूट्रल नेचर। द कंपाउंड्स विच नाइदर डोनेट नॉर एक्सेप्ट प्रोटॉन आर कॉल्ड एज अ न्यूट्रल कंपाउंड। और चौथा एम्पोटेरिक। एम्पोटेरिक का मतलब दोनों करते हैं सर, प्रोटॉन डोनेट भी करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी करते हैं, सो उसे कहा जाता है एम्पोटेरिक नेचर। तो हमारे अमाइनो एसिड भी ऐसा एम्पोटेरिक नेचर शो करते हैं। मैंने क्या कहा, कोई केमिकल कंपाउंड लेते हो तो एक तो एसिडिक नेचर शो करेगा, नहीं तो बेसिक नेचर शो करेगा, नहीं तो न्यूट्रल नेचर शो करेगा, नहीं तो एम्पोटेरिक नेचर शो करेगा। ठीक है, एसिडिक नेचर द टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, बेसिक नेचर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, न्यूट्रल नेचर नाइदर एक्सेप्ट नॉर डोनेट प्रोटॉन, एम्पोटेरिक
shows both type of characters, acidic character भी दिखाता है, basic character भी दिखाता है. So amphoteric nature मतलब the tendency of compound to donate as well as proton, या फिर the tendency of compound to show acidic as well as basic characteristics is called as amphoteric nature. तो मैं यहां पर लिखूंगा नहीं theoretical part, तो definition से शुरुआत करोगे आप. इस आंसर की प्लेन क्वेश्चन रहेगा एक्सप्लेन द एम्पोटेरिक नेचर ऑफ अमाइनो एसिड, तो शुरुआत करना है डेफिनेशन से कि एम्पोटेरिक नेचर क्या, द टेंडेंसी ऑफ एनी कंपाउंड टू शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड एज एम्पोटेरिक नेचर. एंड अमाइनो एसिड शोज एम्पोटेरिक नेचर, अमाइनो एसिड शोज एम्पोटेरिक नेचर बिकॉज, क्यों एम्पोटेरिक नेचर शो कर रहा है सर, दोनों प्रकार का नेचर शो कर रहा है, क्यों ऐसे? सो सिंपल सी वजह है क्योंकि सर अमाइनो एसिड में बेसिक अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट है और एसिडिक COOH भी प्रेजेंट है. सो एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो एसिडिक नेचर शो करेगा, बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है तो बेसिक नेचर शो करेगा, और एसिडिक नेचर भी शो कर रहा है, बेसिक नेचर भी शो कर रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक COOH एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेसिक अमाइनो ग्रुप. एंड सिंस दे शो बोथ टाइप ऑफ कैरेक्टर्स they are amphoteric in nature. So amino acid shows amphoteric nature because of acidic COOH group and basic amino group. बेसिक अमाइनो ग्रुप मतलब NH2, बेसिक अमाइनो ग्रुप. ठीक है, अब एम्पोटेरिक नेचर शो करता है, हम लोग रिएक्शन के माध्यम से उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यूज की माध्यम से हम लोग एम्पोटेरिक नेचर को एक्सप्लेन करते हैं. तो सबसे पहले एम्पोटेरिक नेचर मैंने क्या बताया, एम्पोटेरिक नेचर क्यों दिखाते होंगे अमाइनो एसिड, तो सर उसमें एक एसिडिक ग्रुप है जो जिसकी वजह से वो एसिडिक नेचर दिखाएगा, और एक बेसिक ग्रुप भी है जिसकी वजह से वो बेसिक नेचर दिखाएगा. तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, हमारे पास जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट है वो अमाइनो एसिड में दोनों ग्रुप प्रेजेंट दिखते हैं आप लोगों को. तो सर अमाइनो एसिड कौन से फॉर्म में दिखता है, ज्विटर आयन के फॉर्म में दिखता है, ज्विटर आयन के फॉर्म में. अब ज्विटर आयन मैंने बताया आप लोगों को CrHCOO माइनस और ये NH3H प्लस. तो अमाइनो एसिड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयन. तो ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो अब कौन एसिडिक टेंडेंसी दिखाएगा, कौन बेसिक टेंडेंसी दिखाएगा वो देख लेते हैं. सो अब ज्विटर आयन की अगर बात करता हूं तो इन ज्विटर आयन द NH3 प्लस कैन डोनेट प्रोटॉन, हेंस इट इज एसिडिक सेंटर. सो एसिडिक सेंटर की अगर बात करता हूं, सो एसिडिक सेंटर तो ये है NH3 प्लस. NH3 प्लस क्यों सर, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मतलब अनस्टेबल है, क्यों पॉजिटिव चार्ज है, तो उसने लोन पेयर खोकर H प्लस को एक्सेप्ट किया है. तो सर इसको एसिडिक सेंटर कहेंगे हम लोग. जबी की बात अलग, मैंने एसिडिक ग्रुप बेसिक ग्रुप बताया. अब एसिडिक सेंटर कौन, बेसिक सेंटर कौन, तो सर उसके एक्चुअल मॉलिक्यूल के पास जाना पड़ेगा. सो इन ज्विटर आयन एसिडिक सेंटर इज NH3 प्लस, और NH3 प्लस एसिडिक सेंटर है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब नाइट्रोजन परेशान, नाइट्रोजन गेन किया हुआ प्रोटॉन वापस देने की कोशिश करेगा. किसे, इसे नहीं, किसी के तो भी प्रेजेंस में. सो ज्विटर आयन CrHCOO माइनस और NH3 प्लस, ये ज्विटर आयन है. और जब इसमें पानी डालोगे HOH तो ये एसिडिक सेंटर है जो अपने पास का H प्लस डोनेट करेगा. सो H के साथ पॉजिटिव चार्ज मतलब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन
के बिना H प्लस भागेगा, वापस उसकी लोन पेयर मिल जाएगी, पॉजिटिव चार्ज खत्म। सो H प्लस अगर जा रहा है तो ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर से उसको पकड़ रहा है, मतलब ये बन जाएगा H3O प्लस और ये बन जाएगा अभी NH2CrHCOO माइनस। तो यहां पर जो कुछ भी डिसोसिएशन हो रहा है ये अपनी प्रोटॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी शो कर रहा है, सो ये एसिडिक सेंटर है, मतलब आप लोग एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हो जहां पर आपका ज्विटर आयन अपने पास का H प्लस डोनेट कर रहा है। तो सर ये H प्लस डोनेट करने की जो टेंडेंसी है, जो स्पीड है, उसको आप कहोगे सपोज टू बी डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka और डिसोसिएशन कांस्टेंट को ऑफ एसिड, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ को लिख रहे हो एंड दैट कैन बी कैलकुलेटेड। राइट हैंड साइड में जो है उनका कॉन्सेंट्रेशन NH2CrHCOO माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में, मतलब कॉन्सेंट्रेशन। राइट हैंड साइड में कौन है? H3O प्लस डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? NH3 प्लस CrHCOO माइनस ये था, और साथ में वाटर, वाटर एक्सेस है, कॉन्सेंट्रेशन हम लोग लिखते नहीं, सो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड ऐसे कैलकुलेट करोगे आप लोग, ठीक है। तो ये जो एसिडिक सेंटर, तो ये जो रिएक्शन है ये किसकी वजह से हो रही है? एसिडिक सेंटर NH3 प्लस की वजह से जो ज्विटर आयन में है, H प्लस डोनेट कर रहा है, इसका मतलब ये जो रिएक्शन लिखी हमने या जो भी कांस्टेंट लिखे हैं, सो दैट इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो ये मुझे दिखा रहा है एसिडिक नेचर। अब बेसिक नेचर की तरफ चलता हूं कि बेसिक नेचर के लिए क्या होगा सर? फिर से बेसिक नेचर कब दिखाएगा? जब वो दूसरे के पास से H प्लस एक्सेप्ट करेगा। अब H प्लस दूसरे के पास से एक्सेप्ट करेगा तो उसके पास में निगेटिव चार्ज चाहिए, तो है ना सर हमारे ज्विटर आयन में। सो इन ज्विटर आयन बेसिक सेंटर इज कौन है? COO माइनस। बेसिक सेंटर मतलब CO माइनस कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, इट इंडिकेट्स द बेसिक नेचर। सो कैसे प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा देख लीजिए, अभी ज्विटर आयन लिख रहा हूं मैं, NH3 प्लस CrHCOO माइनस, यहां पर लिख रहा हूं मैं HOH COO माइनस, O माइनस H प्लस को खींचेगा अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर के बिना, ये क्या बन जाएगा फिर? NH3 प्लस CrHCOOH और ये बन जाएगा OH माइनस। सर ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस Kb, सो देयरफॉर Kb कैसे कैलकुलेट करोगे? प्रोडक्ट साइड में कौन है उनके कॉन्सेंट्रेशन को लिखो, NH3 प्लस CrHCOOH concentration of OH minus divided by denominator में concentration of NH3 plus CrHCOO minus और concentration H2O एक्सेस में है तो concentration नहीं लिखते, यूनिटी दिखाते हैं हम लोग उसकी। तो यहाँ पर Kb की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस के लिए आप लोगों को Ka और Kb की कुछ वैल्यूज मिलेगी, और जब वो वैल्यूज को जब मैंने चेक किया, सो इन अमाइनो एसिड द Ka एंड Kb वैल्यूज आर वेरी लो एंड नियरली सेम। मतलब प्रोटॉन डोनेट करने की जितनी क्षमता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की भी उतनी ही क्षमता है, दिख रही है, नियरली सेम। So when we calculate the dissociation constant of amino acid, dissociation constant of base for the same amino acid, both the values are very low and both the values are nearly same, and this indicates, this confirms the amphoteric nature of अमाइनो एसिड। तो आपको रिएक्शन कहाँ से शुरू करना है? अमाइनो एसिड के ज्विटर आयन के स्ट्रक्चर से,
तब आप लोग एक्सप्लेन करोगे, नहीं तो फिर अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर लोगे और गड़बड़ मचाओगे वहाँ पर। सो ज्विटरायन देखना है आप लोगों को। सो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और 2 में से आप लोगों को एक क्वेश्चन रह सकता है 2.5 मार्क के लिए। पहला, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड डाइपोलर ज्विटरायन, और दूसरा, एक्सप्लेन द एम्पोटेरिक नेचर ऑफ अमाइनो एसिड। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2.5 मार्क के लिए। हियर आई हैव टू स्टॉप। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस अमाइनो एसिड, इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऐसे 2 टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।